जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज हम जिक्र करेंगे ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर के बारे में। आप अच्छे से टाइम देते रहिएगा, बिल्कुल से सिर्फ खाली सुनते रहिएगा, धीरे धीरे ए टू जेड चीज़ समझ में आ जाएगा, कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ सुनते रहना है, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। डॉक्टर किस तरीके से आपके ईसीजी को चेक करते हैं, कैसे आपके बीपी को चेक करते हैं, सिर्फ आप सुनते रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं आएगा। सिर्फ टाइम दीजिए थोड़ा, मतलब मात्र 10 मिनट का जाएगा ये। देखिए, सबसे पहले तो हम इससे ईसीजी और ब्लड प्रेशर के पढ़ाने से पहले हम एक चीज़ को आपको बताए थे, जिसमें हृदय के बारे में जिक्र किए थे। क्या आपने हृदय के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था? मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दिया था, करीब करीब वही मतलब आधा घंटा का लेक्चर उसमें भी था हृदय का, हार्ट का। तो हार्ट में हम सबसे पहले जो काम आने वाली है आज के ईसीजी और ब्लड प्रेशर में, उस चीज़ को बारे में सिर्फ जिक्र करते हैं 5 मिनट के लिए। देखिएगा, सबसे पहले जब मैं हार्ट के बारे में पढ़ा रहा था, कल मैं हार्ट के बारे में जब बता रहा था, ये पहले हार्ट है, ये तो आपको पता ही होगा कि बताना पड़ेगा कि आप ऐशंका को हार्ट मानते हैं, ये इसको आप हार्ट मानते हैं। ये हमारा हार्ट नहीं है, ये हमारा लफुआई वाला हार्ट है, ये ओरिजिनल हार्ट हमारा थोड़ी है। मेरा ओरिजिनल हार्ट एक मुट्ठी के आकार का रहता है, इस तरीके से मुट्ठी जैसा हमारा रहता है, ओरिजिनल हार्ट रहता है। अब इसकी लोकेशन की बात करें, ये जो हमारा हार्ट होता है प्योर मसल्स की बनी होती है। प्योर मसल्स बोलें तो प्योर मांस की बनी होती है, बहुत ज़्यादा लचीली और सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट बोलें, बहुत ज़्यादा लचीली होती है। इसलिए इसे सुरक्षा के लिए हमारे 12 रिब्स मतलब 12 रिब्स मतलब 12 क्या बोलते हैं, पसलियाँ, ये जो आपकी पसलियाँ होती है, आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक टाई आकार का भी शेप का एक बढ़िया से टाई जैसा दिखेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, इस तरीके से आपका सीने जिसको बोलते हैं, इस तरीके से सीने रहती है, बीच में ये सीना रहता है आपका, और इधर 12 रिब्स इधर रहता है और 12 रिब्स इधर रहता है। मतलब अगर पेयर्स की बात करें तो 12 पेयर्स और 12 पेयर्स रिब्स होते हैं, मतलब पसलियां होती है। अगर एक एक की बात करें कितना रिब्स होता है तो आप कितना बोलेंगे, 24 ठो होता है, मतलब 24 पसलियां होती है। लेकिन अगर जोड़े की बात करें तो 12 जोड़े रिब्स होती है। और इसी रिब्स के अंदर ही हमारा फेफड़ा ही होता है। मेरा फेफड़ा भी काफ़ी सेंसिटिव होता है और यह वहीं पे फेफड़ा होता है। और फेफड़े देखिए आपका, इस तरीके से मैं फेफड़े भी आज बना के रखा हूँ। ये फेफड़े के जस्ट बाएं साइड, आपके लेफ्ट साइड मतलब छत्र गुहा मतलब छाती के बाएं साइड, ये जो है यहाँ पे आपका हार्ट बना हुआ रहता है। ये लीजिए, आपका हार्ट बना हुआ है, यही आपका यहीं पे आपका हार्ट बना रहता है। मतलब समझ रहे हैं, फेफड़े में जस्ट लेफ्ट साइड में आपका हमने बताया था 70 से 85% जो होता है, लेफ्ट साइड ही हमारा हार्ट झुका हुआ रहता है, हम बताए थे ना। अब बताइए, इस हार्ट के बारे में हमने जिक्र किया था। इस हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्या हमने बताया था? हमने बताया था कि ये हार्ट्स में जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, इसमें तो हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम समझाने के लिए हम पूरा बढ़िया से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझ में ना आएगा। ऐसे अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये वाला जो है, ये झिल्लियाँ जो है, 1 मिनट रुक जाइएगा, माइक थोड़ा सा दूर हो रहा है, 1 मिनट। चलिए, अब जा रहा है क्लियर, ठीक है। देखिए, हम जैसे कि बताना चाह रहे हैं आपको कि देखिए, ये हमारा हार्ट हो गया। जैसे कि हम बढ़िया से अगर फिगर में साफ दिखाने की प्रयास करें, नॉर्मल फिगर में अगर बात की करें, तो देखिए ये हमारा नॉर्मल फिगर हो गया, ये हमारा लीजिए ये नॉर्मल फिगर हो गया। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल फिगर हो गया। ये हमारा नॉर्मल फिगर हो गया। दिख नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा इंक देना होगा। हार्ट जो होता है हमारे किधर होता है, लेफ्ट साइड में हमारा 70 से 80% हमारा क्या होता है, झुका होता है। झुका होता है, क्या होता है ना, झुका हुआ। देखिए, अब जैसे कि इस तरीके से ये आपका हार्ट हो गया, ये लीजिए हार्ट हो गया। ये हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर का मतलब होता है कि 4 दरवाजा, 4 ऑफिस होते हैं। इस तरीके से 4 ऑफिस, 4 रूम होते हैं, दरवाजा नहीं। तो देखिए, एक चैम्बर आपका ये हो गया, 2 चैम्बर हो गया। अब 2 चैम्बर इस तरीके से कर दिए तो 2 चैम्बर इधर बन गया। समझ रहे हैं बातों को। ऊपर वाला चैम्बर जो होता है नीचे की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है, चलिए कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, लेकिन मानिए
कुछ छोटा होता है, नीचे की अपेक्षा ऊपर वाले चैम्बर कुछ छोटे होते हैं। छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं, हमारा जो इम्प्योर ब्लड मतलब मीन्स इम्प्योर ब्लड अगर कहें तो हमारे हृदय में सबसे पहले, मेरा हृदय का काम क्या है? मुख्य रूप से मेरा हृदय का काम है सिर्फ ब्लड का प्योरीफाई तो ही करना है। मेरा हृदय का काम क्या है? हार्ट का क्या काम है? ब्लड को सिर्फ प्योरीफाई करके शरीर के सारे ऑर्गन्स के पास भेज देना, यही तो मेरा हृदय हार्ट का काम है। तो देखिए हमारा जो है हार्ट में ब्लड इम्प्योर ब्लड आते हैं, प्योर ब्लड तो आते नहीं है। जब प्योर ब्लड आए करते हैं तो मेरा हृदय का किसी तरीके से कोई काम नहीं होता। अगर हमारे शरीर में अगर प्योर ब्लड आते हैं तो हृदय और हार्ट का किसी प्रक्रिया से कोई काम नहीं होता, हार्ट को निकाल के रख देते, बक्सा में रख देते हैं बंद करके। लेकिन हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड आते हैं। इम्प्योर ब्लड कैसे आते हैं वो हम आपको बताए थे कि जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलते हैं तो क्रेब्स चक्र के दौरान आपकी ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वहां पे CO2 जनरेट कर देता है। CO2 जनरेट करता है, जल भी जनरेट करता है, ATP जनरेट करता है, एनर्जी भी जनरेट करती है। तो वो जो CO2 जनरेट होता है, वो जो CO2 आपका जनरेट होता है, तो बताइए उधर से तो गया शुद्ध ऑक्सीजन गया, शुद्ध ब्लड गया, लेकिन वहां पे क्रेब्स चक्र के कारण क्या हुआ? वहां पर अच्छा ब्लड नहीं बन पाया, मतलब खराब ब्लड बन गया और CO2 वाले ब्लड बन गया। तो वही CO2 ब्लड आपके जो होते हैं, इस जो होता है आपके एट्रियम में गिरते हैं। किसमें? फर्स्ट चैम्बर में वही एट्रियम वाले ब्लड जो होते हैं इस चैम्बर में हमारा गिरता है, इस चैम्बर में हमारा गिरता है। देखिए जिससे हम सीरा से ही हमारा इम्प्योर ब्लड आते हैं। सीरा जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलने के दौरान जब ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज जब इधर से आपका ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो CO2 बना देता है। CO2 भी बना देते हैं, जल भी बना देता है, कुछ एनर्जी भी जनरेट करता है। तो वो CO2 तो हमारे शरीर के लिए कोई लाभदायक है नहीं। क्या कुछ लाभदायक है हमारे शरीर के लिए? चमक रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। अब ठीक हो गया? हो गया ना? तो हमारे शरीर के अंदर तो CO2 का कोई मतलब है नहीं। तो जो अशुद्ध रक्त बहती है हमारे किसमें बहती है? शिराएं में बहती है। तो वो शिराएं क्या करती है? उस अशुद्ध रक्त को ये महाशिराएं जो है ये आपके पहले वाले चैम्बर में लाके गिरा देती है। पहले वाले चैम्बर बोले तो ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। एट्रियम बोले तो आलिंद, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोले तो आलिंद। सिर्फ हम ऐसी करके लिख रहे हैं, दिखेगा नहीं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो इम्प्योर ब्लड गिरता है, किसमें गिरता है? किसमें गिरता है? हमारा जो है इम्प्योर ब्लड जो गिरता है सबसे पहले एट्रियम बोले तो आलिंद में गिरता है। आलिंद में गिरने के बाद धीरे धीरे जब ब्लड ये भर जाता है तो यहाँ पे ट्राइकॉस्पिड नामक वाल्व होते हैं। ट्राइकॉस्पिड नामक एक वाल्व होते हैं जो नीचे की ओर झुके होते हैं। ये है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ट्राइकॉस्पिड वाल्व का क्या मतलब है हमने हृदय के चैप्टर में हालांकि काफी अच्छे से पढ़ाया, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं सिर्फ। ट्राइकॉस्पिड वाल्व का काम ये है कि जब आपके ये लेफ्ट साइड वाले आलिंद में जब ब्लड भर जाता है तो ये आलिंद का रास्ता खुल जाता है। ये जो ट्राइकॉस्पिड जो वाल्व है इसका रास्ता खुल जाता है, जिससे होता क्या है कि इसमें जो आया हुआ ब्लड है ये नीचे की ओर इसमें गिर जाता है। नीचे की ओर गिरने के बाद ये जो है यहाँ पे एक ऐसे एनोड हम बताए थे, इस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ये जो होता है यहाँ ऐसे नोड के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे एक लगा होता है, मशीन की तरीके से होता है ऐसे नोड, जो कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। उसी के कारण आपका दिल फक 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 करते रहता है, वही ऐसे नोड की वजह से होता है। तो बताइए ये वाला ब्लड इसमें आया, उसके बाद ये वाल्व नीचे हो गया, ये वाल्व नीचे गिर गया, ये आपके ब्लड क्या हो गया? इम्प्योर ब्लड। अभी तक जो भी आ रहा है अशुद्ध रक्त आ रहे हैं।
तो ये अशुद्ध रक्त से इसमें ब्लड गिर गया। ब्लड गिरने के बाद ये एसए नोड के द्वारा करंट मिलने के बाद ये फुचुक यहाँ पे फुच फुच ऐसे करके करते रहता है, बुक 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 बुक। तो ये बताइए, जब ऐसे करके बुक मारेगा, ऐसे करके मारेगा, तो ये वाला ऊपर उड़िया के ये वाला बंद हो जाएगा। ये वाला बंद होने से फायदा ये हो जाएगा कि जो आपके निलय में जो ब्लड आए हैं, इम्प्योर ब्लड, इस रास्ते से ना जाकर आपके ये फेफड़े वाले रास्ते में चले जाते हैं। इससे हमारा कनेक्ट होता है फेफड़ा। इससे हमारा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फुफ्फुस शिराएं। क्योंकि देखिए इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस शिराएं। तो इसमें भी तो हमारा अशुद्ध रक्त ही जा रहा है, ये तो भी फेफड़ा में ऑक्सीजन लाने के लिए जा रहा है। तो यहां से हमारा ब्लड निकल के किसमें गया, फेफड़ा में गया। फेफड़ा से क्या हुआ, जब ये शुद्ध ऑक्सीजन को लिया तो शुद्ध ऑक्सीजन लेने के बाद ये फिर किधर आ गया, ये फिर जो आपका आ गया, ये इधर वाला क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, इधर मेला हो गया बायां आलिंद। तो बायां आलिंद में फिर क्या हुआ, आपका इम्प्योर शुद्ध ब्लड गिरा। अब तो फेफड़े से ये ऑक्सीजन ले लिया, अब शुद्ध ब्लड इसमें गिरा। अब शुद्ध ब्लड इसमें गिरने के बाद फिर वही वाल्व ये काम किया, ये वाल्व इसके नीचे ब्लड को गिराया, फिर ये ऐसे नोड क्या हुआ, करंट जनरेट करके ऐसे करके भचाक बार मारा और ये वाला बंद हो गया और ये वाला वाल्व जो हो गया खुल गया। ये वाल्व खुलने से क्या हुआ कि ये जो आपके है ये महाधमनी से कनेक्ट होते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर के ऑर्गन्स के पास शुद्ध ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। सबसे पहले महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका। केशिका मतलब आँख की जो नसें आपके दिखती है, जीभ की जो पतली पतली जो मतलब केशिका बहुत पतली नसें होती है, बस उसमें जाता है, समझे। अब किस तरीके से इसका प्रोसेस जान गए। ये लव डब जो करता है, ये लव डब जो करता है, ये दाएं की अपेक्षा बाएं वाला, ये बाएं की साइड जो होता है कस के लव डब करता है, कस के लव डब करता है। हचाक हचाक मारेगा, हचाक हचाक मारेगा। अब बताइए ये वाला हचाक बार कस के ऐसे नोड मारेगा तो क्या होगा, ये वाला आपका डाइकॉस्मिड वाल्व बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद इस रास्ते से हड़हड़ा के ब्लड आपके पूरे शरीर में चले जाएगा, चल जाएगा ना पूरे शरीर में आपके ब्लड, जिससे आपके पूरे शरीर के ऑर्गन्स के ब्लड पहुंच जाएंगे। अब लेकिन कहीं कहीं बात आती है, मन में सोचते होंगे 300 ग्राम का तो हमारा हार्ट ही है। ये कितना ग्राम का हार्ट हमारा होता है, 300 ग्राम का तो हमारा हार्ट ही है, लेकिन हमारे शरीर के 5.5 लीटर ब्लड को फिल्टर कैसे करता है। सवाल तो उठता है कि हमारा हार्ट जो है 350 ग्राम का, मात्र 300 ग्राम का तो हमारा हार्ट है, लेकिन किसी के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड है, किसी के शरीर में 6 लीटर, लेकिन हम ऑन एवरेज क्या बताए थे, 5.5 लीटर ब्लड। तो 5.5 लीटर ब्लड जो है इस शरीर को ये छोटी सी हार्ट जो है कैसे फिल्टर करती है। सवाल आती है कैसे फिल्टर करता है, तो क्या फिल्टर कैसे करता है, एक के मरते इसमें 5.5 लीटर ब्लड हेल जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम धड़ाक भर ब्लड हेल गया, फचाक भर मार के पूरा शरीर को दे दिया, तोड़ फोड़ दिया, वैसा नहीं होता है। इसमें नोजल की भांति काम करता है। डीजल में नोजल जिस तरीके से काम करता है ना, जैसे आप डीजल चालू करते होंगे तो एक जो मतलब गांव देहात से होंगे वो समझते होंगे, जब चालू करते हैं तो नोजल का काम है फुचुक 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 फुचुक। आप जैसे इंजन चालू करते हैं ना, थोड़ा सा किरोसिन या डीजल जिससे भी चलता है इंजन, तो वो फुचुक फुचुक धीरे धीरे मारते रहता है। तो मतलब आप टंकी में कितना ब्लड को डालें, आप टंकी में डालें 6 लीटर का टंकी हुआ डीजल का, लेकिन वो नोजल जो आपका है मात्र क्या किया, मात्र धीरे धीरे फुच 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 करते करते आपके 6 लीटर ब्लड, 6 लीटर भी क्या किया, 6 लीटर आपके किरोसिन को खत्म कर देता है। लाइलन पिस्टन में जब जाता है काम होता है, वो इंजन की बात है, चलो उसमें नहीं ढुकेंगे। तो क्या करता है, सारा आपके भरल टंकी को, क्या 6 लीटर टंकी को वो नोजल खत्म कर देता है, ये नहीं खत्म करता है फुचुर फुचुर कर करके। तो उसी की भांति आपका ये काम करता है। ब्लड यहां से फुच 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 करके आया, धीरे धीरे ब्लड आया, ये आपका ये जो नीचे वाला जो निलय है ये धीरे धीरे फुच 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 करके मारता है। इससे आपका सारे को क्या करता है, 5.5 लीटर जो ब्लड हमेशा इसके अंदर आते हैं और हमेशा फिल्टर होके बाहर निकलते हैं और शरीर के सारे ऑर्गन्स के पास हमारा प्योर ब्लड पहुंचता है। समझे बातों को। इसकी मांसपेशियां काफी मोटी होती है। काफी मोटी होने की वजह यह है क्योंकि ये जो होती है
कस के मतलब ये जो है ना एकदम कस के मारती है, ये मतलब जो है ना ये एकदम कस के हचाक 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 करता है। अगर कस के हचाक हचाक नहीं करेगा तो ये शरीर के पूरे शरीर के पास ब्लड कैसे पहुंचेंगे। तो ये जो है बाएं दाएं की अपेक्षा ये बाएं वाली जो आपकी है ये कस के प्रेशर में बनाते हैं, तो इसी के वजह से ये पूरे शरीर में भेजता है, इसलिए इसकी चदरें मोटी होती है। किसी दाएं की अपेक्षा बाएं वाली जो चदरें होती है काफी मोटी होती है, क्योंकि पूरे शरीर को भेजना है। अगर बाएं की इसमें अगर बड़ा अगर चदरा दे देता है तो क्या करेगा, ये फेफड़ा को डैमेज कर देगा, कस के प्रेशर मार देगा ब्लड को। अब ब्लड लेके आपका फेफड़ा के पास जाएगा तो पता चला कि एल्वेओली को चोट पहुंच गया, फेफड़े में एल्वेओली है, वहां के पास कस के प्रेशर मारा हड़ास दबर, वहां पे जाके खटाक दर मार दिया, चोट किसको लग गया, चोट को फेफड़ा को चोट लग गया, आपका फेफड़ा डैमेज कर गया। फेफड़ा डैमेज कर गया, आपके सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। समझे बात यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, तो ब्लड जो है हमारा 5.5 लीटर, बात हो रही थी कि 5.5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में फिल्टर होते कैसे हैं। तो देखिए 1 मिनट में हमको पता है कि हमारे शरीर में 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। 1 मिनट में कितने बार, 72 बार हमारे हृदय धड़कते हैं। तो बताइए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जब इसमें ब्लड आता है ना तो एक बार में 70 ml ब्लड को फिल्टर करके बाहर भेजता है। एक बार में जब इसमें ब्लड गिरा, आपका महाशिरा के द्वारा इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड इसके द्वारा गिरा, यहाँ पे जब इसमें आया ना तो ये 70 ml ही ब्लड को ये फिल्टर करके बाहर भेजा, 70 ml के। इसको भूख 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 कितना बार करना है, 72 बार करना है। तो बताइए एक बार में ये करता है 70 ml ब्लड को फिल्टर, 1 मिनट में धड़कता कितना बार है, 72 बार धड़कता है। तो बताइए तो 72 सते कितना होता है, 72 सते 494। मतलब अगर बोले तो 5 लीटर लगभग ब्लड को फिल्टर किया ना, ये हृदय पंप किया ना, फिल्टर किया ना ब्लड को आपके। समझ गए हैं यहाँ तक, किसी भी तरीके से किसी पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब जो हमारे मुख्य टॉपिक हैं उस पर बात करते हैं। यहाँ तक अब समझने में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। अब इसी हार्ट को चेक करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि आप हार्ट को बाहर निकाल के इसे हथवा में देखिएगा कि फूक फूक कर रही कि नहीं, देखा ही हो तोरा कितना फूक फूक कर रही निकाल के, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो इसी को मापने के लिए एक मशीन होती है जिसे हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी से ही हमारा क्या होता है, हार्ट को मापा जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हिंदी में हम भी लिखे हैं विद्युत हृदय लेख। विद्युत हृदय लेख मतलब इसका हिंदी में ही लिखा हुआ है, मतलब विद्युत आपका मॉनिटर जो हो गया, ईसी जो हो गया, इलेक्ट्रिक ही तो है, इलेक्ट्रिक ही तो है। तो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत से हम जो हृदय को पता करते हैं, मतलब लेख मतलब जांच करते हैं, लेख मतलब होता है ग्राफ। इस तरीके से आपने मैथ बनाए होंगे, इसमें 2x + 3y = 7 का आप ग्राफ इस ग्राफ पर बनाइए, तो आप इसे हिंदी में लेख कहते हैं। आपका इंग्लिश नेम होता है क्या, ग्राफ होता है। तो इस पर ही हमारा ईसीजी चलता है, इस पर ही हमारा क्या होता है, ईसीजी चलता है। तो अब बताइएगा, अब ईसीजी चलता जब हमारा है, ईसीजी ग्राफ इस पर दर्शाता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियोग्राफी हार्ट को जो अध्ययन, हार्ट का जो बारे में जानकारी देते हैं जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियो मतलब हृदय, जो हृदय को देखते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। समझ गए हमारा बातों को, समझ गए। तो विद्युत हृदय लेख, विद्युत हृदय लेख, जो हृदय को हम बाहरी विद्युत मतलब मशीन के द्वारा जो हम लेख या अध्ययन करते हैं उसे ही हम ईसीजी कहते हैं। सिंपल सी तो बात है, उसे ही हम ईसीजी कहते हैं। अब बातें आती है कि ईसीजी होता क्या है। ईसीजी में एक जो है आपकी ग्राफ चलती है ऊपर नीचे इस तरीके से। आप कभी आईसीयू में गए होंगे, जनरल वार्ड में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप जब आईसीयू वार्ड में गए होंगे तो जनरली आपको आईसीयू वार्ड में देखने को मिला होगा, इस तरीके से आपकी मॉनिटर होती है। मॉनिटर बोले तो एक छोटा सा ऊपर में लगा हो, जैसे ये बेड है, बेड के ऊपर एक मॉनिटर लगा हुआ रहता है। उस मॉनिटर से कुछ तारे कनेक्ट निकलनी होती है, और उस तार में क्या होता है ना कि 6 पेयर्स लीड होते हैं। 3.5 mm की जैक होती है उस मॉनिटर में। वो 3.5 mm का जैक उस मशीन में डाल देता है। डालने के बाद उससे 6 पेयर लीड्स निकली होती है। 6 पेयर लीड्स निकली होती है। वो लीड्स को आपके शरीर में क्या होता है कि चिपका दिया जाता है।
एक आता है आपका गम आता है, क्या उसको हम भूल रहे हैं नाम उसका, मतलब कुछ होता है जो आपके शरीर में एक गम लगा देता है, उसके बाद क्या होता है कि उसको ऊपर से क्या होता है कि आपका जो वो वाला है क्या लीड जो होता है, उस लीड को क्या करता है आपके शरीर में लगा दिया जाता है। होती है 6 पेयर लीड्स। 6 पेयर लीड्स बोले तो लीड्स कितना हो गया, 12 लीड्स हो गए। लेकिन जनरली अगर हृदय को बताता है, अगर सही सही बताता है तो 6 लीड ही बताता है, 6 पेयर बाकी ऐसे ही बेकार की होती है। 6 लीड्स, वो भी 6 लीड्स जो लगाते हैं आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि लेफ्ट साइड में लगाते होंगे। लेफ्ट साइड में क्यों लगाते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो ही हमारा हृदय होता है। सेकेंड पसली जो होगी, ये सेकेंड पसली ऊपर से देखे होंगे, सेकेंड पसली और सिक्स रिब्स, सेकेंड रिब्स और 6 रिब्स के बीच में छेबों को क्या किया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। और वही 6 मेन रूप से वो 3.5 mm जैक से उस मॉनिटर को करंट भेजा जाता है। हाँ, लेकिन अब बातें आती है कि उस लीड्स में करंट भी जनरेट होती है क्या? नहीं, उस लीड में किसी भी तरीके से करंट जनरेट नहीं होती है। कैसे करंट जनरेट होगी? क्या आपने कभी बीपी चेक किया है? तो बीपी जब चेक करते हैं तो डॉक्टर जब आला लगाता है तो क्या आप आला लगाता है, जैसे करके यहाँ पे आपका आला लगाया, चाहे ये हार्ट पे आला लगाता है तो क्या करंट मारता है? ऐसा नहीं कि हवा पर करंट मारा एकदम गिर गए एकदम फटाक से। उसी तरीके से वो सिर्फ हृदय की गति को माप रहा है कि आपका हृदय किस तरीके से चल रहा है। तो किसी भी तरीके से करंट नहीं लगता है। किन्हीं को मानना होता है, जो नहीं जानते वो कहते हैं ना कि करंट मारता है, ये वाला जो ये सब लगेले रहता है लीड्स, उससे करंट आता है। नहीं, उससे किसी भी तरीके से करंट नहीं आता है, किसी भी तरीके से पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। चलिए अब हम आते हैं, आपको ग्राफ जनरली मॉनिटर पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको इस ग्राफ को जनरली PQRST में दिखाया जाता है। P का मतलब होता है, P का मतलब ये होता है कि आपके जो ऊपर वाले ये हैं, इसमें एट्रियम में, ये आपके कौन सा एट्रियम हो गए हैं? ये आपके राइट एट्रियम में बोले तो दायां आलिंद में ब्लड पहुंच रहा है। वो ग्राफ की टाइम बहुत बताता है कि मतलब आपका ब्लड किस तरीके से इसमें आया है। समझ रहे हैं बातों को? ये बताता है आपका। और ये वाला जो बताता है QRS, ये तीनों बताता है। QRS को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स वेव। कॉम्प्लेक्स वेव इसलिए बोलते हैं कि देखिए, जब ब्लड आपके निलय में आया, निलय में आने के बाद गिरा, उसके बाद जो भी पंप किया, इस तरीके से फुट पर पंप किया ऐसे करके, तो पंप जो किया उसे हम कॉम्प्लेक्स वेव बोलते हैं। QRS में ग्राफ उसका दिखाता है। ये जो लंबे वाले ग्राफ आपको दिखेंगे, ये वाला होता है QRS ग्राफ में दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पी वेव जो होता है, इसको जनरली अगर अच्छे पेशेंट होते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 80 मिली पर सेकेंड की तरफ से धड़कना चाहिए। मतलब इसका ग्राफ होता है इतना से इतना 80 मिली पर सेकेंड होता है, कि मतलब 80 मिली सेकेंड में इतना ग्राफ उठना चाहिए। अगर इससे ज्यादा उठ रहा है तो दिक्कत है। जैसे कि QRS, अगर पंपिंग ज्यादा कस के मार दिया हाचाक दर, कस के मार दिया हाचाक दर, तो ये ग्राफ और ऊपर चढ़ गया। इससे दिक्कत होगा कि आपकी जो है प्रेशर जो है काफी तेज से बना रही है, मतलब आपकी प्रेशर में किसी तरीके से दिक्कत आ रही है। समझ रहे हैं बातों को? हार्ट से भी कुछ किसी भी तरीके से दिक्कत है। अगर थोड़ा लो हो गई तो मतलब हार्ट, मतलब आपका हृदय जो है, हृदय गति कम धीरे धीरे काम कर रही है। उस तरीके से जनरली इस काम करता है। ठीक है, समझ गए अब यहाँ तक? चलिए अब हम आते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर एक होता है, ब्लड प्रेशर बराबर होता है सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि जिस स्पीड से, सिस्टोलिक का मतलब हुआ कि जिस स्पीड से आपका हृदय कस के प्रेशर दिया, जिस स्पीड से आपका हृदय कस के प्रेशर मतलब हाचाक दबर मारा, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। अब सारे ऑर्गन्स के पास जो भी ब्लड पहुंच गए, ब्लड को टकरा कर जब नीचे, जब फिर से आपका आ रहा है, उधर से अशुद्ध रक्त लेकर आपकी सिराएं फिर से दायां लिंद में गिराने के लिए आ रही है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। सिस्टोलिक आपका 120 होना चाहिए और ये डायस्टोलिक आपका 80 होना चाहिए। अगर अच्छे मानव किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है तो उनका सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। जब आपका
प्रेशर कस के 120 के प्रेशर से कस के मारा, तो 120 के प्रेशर से जैसे ही आपका मारा तो शरीर को सारे ऑर्गन्स को पहुंचाने हैं, तो 120 के स्पीड से तो मारेगा ही, सारे ऑर्गन्स के पास आपके चले गए। उसके बाद जब उधर से जब आपका ब्लड आ रहा है तो टकरा, जाहिर सी बात है जैसे कि हम ऐसे करके बॉल नहीं है, बॉल मार दिए ऐसे करके, तो क्या जिस स्पीड से हम बॉल को दीवार पर मारे वही स्पीड से मेरे पास रिटर्निंग आएगा, कुछ स्पीड उसकी कमी होगी, कमीगी। तो वही होता है कि सिस्टोलिक जो होता है कि जैसे ही आपका निलय जो ये कस के हचाक पर पंपिंग किया, पूरे शरीर को छितरा दिया, उधर से टकरा के जब आ रहा है, डायस्टोलिक होके जब आ रहा है तो उसकी स्पीड कम गई, उसकी स्पीड कम रही है। कितनी कम होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत और 70 तक भी चले जाए तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो। अगर इसका सिस्टोलिक का अगर 130 भी चली जाए तो कोई तरीके से दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अब 120 140 पार जाए, 150 पार कर जाए तो फिर तो पता चलेगा हाई बीपी हो गया। चलिए, हाई बीपी हमारा 150/90 होता है, लो बीपी हमारा 100/80 होता है। जैसे कि आप अगर बीपी कैसे चेक करते हैं डॉक्टर, तो बीपी चेक करते हैं जनरली हम तो उसको पैच कह सकते हैं कि पैच ऐसे करके लगा देते हैं। पैच लगाने के बाद आपका जो बीपी, एक मशीन जो होती है छोटी सी इस तरीके से पारा लगा, मरकरी लगा हुआ रहता है, उस मशीन में थोड़ा सा स्केल में दिखाता है उसका मरकरी। तो क्या होता है कि प्रेशर बनाया जाता है, किसका? हवा का प्रेशर दे के मरकरी को उठाया जाता है। तो इसमें लगा के हवा का प्रेशर इस तरीके से आपको देता है, तो देखने को मिलेगा कि उस स्केल में आपकी 200 तक हवा भर दी जाती है। स्केल को क्या होता है कि 200 तक भर दिया जाता है। भरने के बाद क्या करेगा, उस हवा वाली प्रेशर को यहाँ पे सबसे पहले आला लगा देगा, आला में लगा के कान में ऐसे करके डाल लेगा, तो उस प्रेशर को धीरे धीरे खोलेगा। तो प्रेशर को खोलने से उससे आवाज आती है, ऐसे करके आवाज आ रही है, फिर थोड़ी सी आवाज आएगी डब डब, ऐसे करके डब करेगा ना, तो समझ जाएगा कि उसका जो सिस्टोलिक है, जैसे कि हमारा चेक कर रहा है, अब 130 पर जाके आवाज, पहला आवाज आया डब, तो समझ गया इसका सिस्टोलिक है 130 है। अब फिर खोल रहा है, फिर जब खोला तो खोलते 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 एक जगह आवाज बंद हो गया, आवाज बंद हो गया। जहां आवाज बंद हो गया, जैसे कि मेरा जाके बंद हो गया, आवाज हो गया 17 पर बंद हो गया, तो हमारा जो बीपी हो गया 130/70 हो गया, 130/70 हो गया। समझे बातों को? किस तरीके से चेक होता है, आपके हाथ में पैच को लगा दिया, पैच को लगाने के बाद 200 तक पारा को चढ़ा दिया, पारा को चढ़ाने के बाद एयर को खोला, एयर को खोलने के बाद धीरे 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 आ रहा है, एक जगह डब की आवाज सुनाई देगी, डब दर्द किया तो समझ जाएगा इसका सिस्टोलिक कितना है, 130 है। फिर खोलेगा, फिर जाके हो सकता है आपका जहां पे फिर हवा एकदम कुछ भी नहीं आवाज आना लगेगा, तो समझ जाएगा इसका अब डायस्टोलिक जो आपका है कितना है, 70 है। तो मतलब 100, हमारा जो बीपी हो गया 130/70 है, लेकिन जनरली मानव में कितना होता है, 120/80 होता है। ये तो सब लोग जानते होंगे, बच्चे बच्चे जानते होंगे। तो किस तरीके से डॉक्टर चेक करते हैं आपको पता चल गया। कहीं से भी कोई दिक्कत समझने में हुआ होगा, नहीं समझने में हुआ होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार क्या हुआ, लेक्चर को आप सुन लेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब बातें आती है कि जैसे मेरा बीपी हाई हो गया, तो हाई बीपी को हम हाइपर टेंशन कहते हैं और लो बीपी को लोअर टेंशन कहते हैं। टेंशन मतलब तनाव होता है, आपको पता ही होगा, पृष्ठीय तनाव पढ़े होंगे तो टेंशन के बारे में जिक्र किया गया होगा। तो टेंशन तनाव तो वही होता है, हाइपर मतलब कस के तनाव आ गया, लो मतलब धीरे से तनाव आया। समझे बातों को? तो अब बताइए कि हाई बीपी अब हो गया, किसी का हाई बीपी हो गया, तो उस परिस्थिति में क्या क्या खाना होता है, तो उस परिस्थिति में आपको हल्का नमक खाना होता है, बहुत हल्का नमक खाना है आपको, नमक ना के बराबर खाएंगे तभी आप ठीक ठाक होंगे। और इसमें अगर लो बीपी हो गया, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लो बीपी। अगर लो बीपी हो रहा है तो आप क्या करें, लो बीपी जैसी हो रहा है आपका, तो नमक का सेवन बहुत ज्यादा करने लगे। नमक का सेवन जैसी करेंगे, फल फ्रूट सब कुछ खाने लगे, जूस वूस वगैरह वगैरह पाने लगे, तो ज्यादा आपका मेडिसिन से भी अगर ज्यादा काम करेगा तो आपका यही सब करता है। वैसे तो आपके मेडिकल स्टोर में आपकी दवाई बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, कुछ भी लेकर आप हाई दर बीपी को बढ़ा दो, कोई नहीं मोटा रहा है तो पौरुष जीवन खा लो, हचाक दर बढ़ जाता है। तो वो बातें हैं, वो तो एक अलग चीजें हो गई। लेकिन जो नेचुरल है, जो नेचुरल है, एक दवाई से आपका शरीर जो बना, जैसे कि हमें दुबला पतला है, एक बार पौरुष जीवन खा लिए, पूरा शरीर हो गया हरियारी, ना इससे हो गया शरीर, हो गया शरीर पूरा कस के हो गया। लेकिन एक नेचुरल जो मोटापा चढ़ता है उसका बात अलग है, दवाई से तो कुछ भी हो सकता है, क्या समझे ना। तो जो नेचुरली करने का प्रयास कीजिए। आप क्या करेंगे, नमक ज्यादा खाने लगेंगे, फल फलेरी ज्यादा खाने लगेंगे, तो उससे जो आपका बीपी जो आएगा ना, नेचुरली आएगा। किसी दवाई से, किसी भी गैस के तरीके से आपका बीपी को नहीं बढ़ेगा, जो भी होगा नेचुरली होगा। लेकिन आप दवाई खा के करते हैं तो फिर भी चलो, अब क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, कुछ भी करता।
समझे बातों को। लेकिन अब बात आती है, तो समझ गए इस यहाँ तक समझने के। अब देखिए जो शादीशुदा है, अब स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बात है कि स्टूडेंट के लिए तो बीपी को थोड़ा बहुत चढ़ले उले रहे तो अच्छा रहे। चढ़ले उले रहे इसलिए अच्छा रहेगा काहे कि जबकि आपका बीपी अगर 120/80 से ऊंचा रहेगा ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको पढ़ने लिखने घूमने फिरने सब कुछ में मन लगेगा। और जे एक मतलब 120/80 से रहेगा नीचे, वो एकदम ऐसे कैले रहेगा, एकदम मरल टूटल देहिया में जाने नींद आवा रे, नहीं पढ़बो रे, मतलब किसी तरीके से उसका शरीर में किसी तरीके से जान ही नहीं रहता है, एकदम जरा बोलते हैं अलोल आदमी बन जाता है वो, कि वो सब कुछ रहने के छत उसका बीपी सारा सर्वनाश कर देता है। समझे। तो स्टूडेंट लाइफ में बीपी अगर हाई है तभी ठीक है, लो है तो नहीं ठीक है, हाई है तभी ठीक है। ऐसे तो मीडियम ही रहे, चलो वो भी ठीक ही है। अब बातें आती है, अब जो शादीशुदा हैं, अब शादीशुदा हैं तो वो हाई बीपी या लो बीपी जो होता है उनका कंट्रोल में होता है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होता है। शादीशुदा वाले के हाई बीपी या लो बीपी एकदम हाथ में कंट्रोल में रहता है, किसी तरीके से कोई दिक्कत ही नहीं होता है। आपका अगर बीपी हाई है तो साली से बात कर लीजिए, साली से बात कर लीजिएगा, हाय साली क्या हो रहा है, कहाँ है, नहीं है, आपका बीपी तड़ाक दो एकदम 120 के नीचे गिरेगा। लेकिन अगर वही आपका बीपी लो है तो आप जरी घरवाली से बात कर लीजिए, और जैसे ही घरवाली से बात कीजिए पता करेगा कि आपका जो बीपी वाला मशीन चेक कर रहा है वो वाला 200 करे फाड़ कर दिया समझे ना, बीपी हाई हो जाएगा। चलिए अब बेसिक सी बात करके से कोई दिक्कत रहा होगा, समझे ना आपको। तो स्टूडेंट तो बेचारे हैं आप लोग, आपको तो किसी भी तरीके से ना शादी हुई होगी ना विवाह हुई होगी, तो आपका तो भाई यही सब नमक उमक खा के ही आपको गुजर बसर करना पड़ेगा समझ रहे हैं ना बातों को। चलिए कैसा लगा आज का क्लास बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।